साथियों नमस्कार। साथियों एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। साथियों जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर बाजारवादी तंत्र और कॉरपोरेट की व्यवस्था हावी होती जा रही है, ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में एक बड़ा संकट उभर कर अब सामने आने की दिशा में बढ़ चुका है। साथियों पहले हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर बाजारवादी तंत्र किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को अब तोड़ने और बिखेरने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और उसके बाद हम विशेष तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखने व समझने की कोशिश करेंगे। साथियों किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर और आर्थिक व्यवस्था का जो मूल ढांचा होता है, उसके जमीनी स्तर पर दो चीजें बड़ी ही प्रमुख होती हैं। एक होता है सामाजिक मेलजोल, यानी कि समाज के आपसी संबंध, और उसके साथ में जुड़ा होता है कि किस तरीके से उस देश की आर्थिक नीतियां चलती हैं और समाज किस तरीके से अब उन आर्थिक नीतियों के आधार पर अपनी अनुकूलता बनाता है और आर्थिक नीतियों में और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करता है, अपनी हिस्सेदारी करता है, और उसके हिसाब से समाज की संरचना होनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों का यह मानना है साथियों कि समाज के हिसाब से अर्थनीतियां ज्यादातर चलाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से बाजारवादी तंत्र पूरी दुनिया के अंदर हावी होता गया है, उसने अर्थनीतियों को इस हिसाब से बना दिया कि समाज को वो ड्राइव करने लगा है, समाज को दिशा निर्देश देने लगा है। जिस तरीके से मुनाफा कमाने की विचारधारा के साथ कॉरपोरेट कंपनियां लगातार मार्केट को जबरदस्ती क्रिएट करती हैं, जिसके कारण समाज का आपसी मेल जोल अब टूटने लगा है। साथियों आज से 30 से 32 साल पहले जब वैश्वीकरण के नाम पर बाजारवाद के तंत्र को खड़ा किया गया था, उस समय पर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि वैश्वीकरण के नाम से और वैश्वीकरण की नीतियों से जिस तरीके का विकास होगा वो अपार होगा पूरी दुनिया के लिए। लेकिन पिछले 30 साल के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से वैश्वीकरण के जो वादे थे, जो विकास का पैमाना सेट किया था, वह भी ध्वस्त होता नजर आया, और जितने भी विकासशील देश थे वह आज भी 30 साल में विकासशील ही बने हुए हैं, और जो विकसित देश थे उन्होंने सिर्फ संसाधनों के लिए विकासशील देशों का शोषण करने का काम किया है। और विकासशील देशों के अंदर भी जितनी भी ग्रोथ, सो कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ, जिसके पैमाने पर हम आर्थिक विकास को मानते हैं, उसके अंदर भी कुछ कॉरपोरेट घराने ही संसाधनों पर, संपत्ति पर अपना एक एकाधिकार जमाने लगे हैं, उन्हीं के हाथों में वो चीज सिमटने लगी है। और जो निचला तबका था, जो मेहनतकश वर्ग था, वो मजदूर, वो युवा, वो किसान, वो आज भी यथावत स्थिति में जी रहा है। ये पूरा एक तंत्र बाजारवाद का खड़ा किया गया था। साथियों इस पर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको। साउथ कोरिया के अंदर वर्तमान के अंदर जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा नाजुक हो चली है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सबसे पहले हम सामाजिक रूप से बात करते हैं। साथियों बहुत लंबे समय से साउथ कोरिया एक विकास होने की दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा था। उनकी आर्थिक नीतियां जिस तरीके से चल रही थी, यह माना जाता था कि साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। लेकिन उसके बावजूद भी साउथ कोरिया के अंदर 75 लाख युवा ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के शादी के संबंध में नहीं जाना चाहते हैं, यानी कि सिंगल रहना चाहते हैं, अलोन रहना चाहते हैं। साथियों ये बहुत ही चिंता का विषय है कि किसी देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग अगर इस तरीके से शादी से भाग रहा है, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। साथियों जिस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको बोलते हैं कि किस देश के अंदर कितनी युवा पॉपुलेशन है, वो लगातार घट रही है, और बहुत बड़ा वर्ग अगर शादी नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उस देश की जो पॉपुलेशन है वो घटने की दिशा में बढ़ेगी। और यह शादी ना करना चिंता का विषय इसलिए और अधिक हो जाता है क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर युवाओं का शादी ना करने का जो प्रमुख कारण है वो है कि देश के अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है। यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि अब उनकी जॉब को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथियों जब किसी भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इस चिंता में रहेगा कि उसके लिए नौकरियां नहीं है, अगर हैं तो उनकी सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो इस तरह की चीजों से
दूर हटने लगेगा, वह स्वयं के बारे में ही सोचना ज्यादा शुरू कर देगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति जब एक इंडिविजुअल लेवल पर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सामाजिक व्यवस्था में उसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था उससे वो कटता चला जाएगा और खुद तक ही सीमित होता चला जाएगा। और साथियों, इससे अगली जो स्टेज बनेगी, जब कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल लेवल पर रहने लगता है तो उसकी सोचने की क्षमता और किसी भी विपत्ति को सहन करने की क्षमता में भी गिरावट आती है, जिसके कारण आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस बाजारवादी तंत्र के कारण जो हमें आउटसोर्स करने की जो क्षमता डेवलप कर दी है कि हर चीज को हम आउटसोर्स करना चाहते हैं, उसके कारण दुनिया भर के अंदर डिप्रेशन के केस भी लगातार बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे और जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर अब एक सामाजिक व्यवस्था जो थी वो अब बिखरने लगेगी। और साथियों, जब आर्थिक रूप से कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो उसका सीधा प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 30 से 32 साल की इन वैश्वीकरण की नीतियों ने और इस बाजारवादी तंत्र ने जो समस्याएं खड़ी की हैं वो मुख्य तौर पर अब उभर कर सामने आ रही हैं और कॉरपोरेट लगातार इन सभी समस्याओं को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है और मुनाफे के दिशा में ही लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, मैं आपको छोटा सा और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कॉरपोरेट किस तरीके से सिर्फ मुनाफे की धारणा पर ही चलते हैं और भविष्य में किस तरीके से ये भूख के व्यापार करने की दिशा में भी अब बढ़ने लगे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि कितने लंबे समय से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। साथियों, यूक्रेन की जो आर्थिक स्थिति है वो पिछले 2 सालों से लगातार खराब चल रही थी, जिसको लेकर यूक्रेन ने 6 बिलियन का पैकेज मांगा था आईएमएफ से। साथियों, आईएमएफ से यूक्रेन को 6 बिलियन का पैकेज तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सी ऐसी घटनाएं भी घटित हुई जिसने यूक्रेन की आर्थिक स्थिति को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद अब इस युद्ध ने भी यूक्रेन को तबाह कर दिया है। और वो स्थिति ये है कि इस युद्ध के दौरान में अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियां कारगिल, ड्यूपोंटो और मोनेस्टो ने यूक्रेन के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करना शुरू कर दिया और ये कंडीशन ही लगाई गई थी कि आईएमएफ पैसा ही तब देगा जब वो लोग अपना जो मोरेटोरियम है यूक्रेन के अंदर लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है, वो हटाया गया और इन 3 कंपनियों ने वहां पर 17.7 मिलियन एकड़ जमीन को वहां पर खरीद लिया। माफी चाहूंगा साथियों, 17.7 मिलियन हेक्टेयर जमीन को वहां पर खरीदा। ये इतनी बड़ी क्षेत्रफल है किसान का, यानी कि जितनी पूरी एग्रीकल्चर लैंड पूरे इटली में है उसके बराबर ये है। और बची हुई जो लैंड थी उसका 5% चाइना के कॉर्पोरेट हाउसेज ने खरीद लिया। और जिस तरीके से लगातार हर चीज के ऊपर कॉर्पोरेट का कंट्रोल होता जा रहा है और बाजारवादी तंत्र सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर भारी होता जा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। साथियों, बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, भारत में जिस तरीके से 1991 से लगातार वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया, बाजारवादी तंत्र को फॉलो किया गया, उसके बाद से जो सबसे पिछड़ा वर्ग उभर कर सामने आया वो आया ग्रामीण भारत। साथियों, ग्रामीण भारत 2 ही चीजों पर मुख्यतः टिका हुआ है, या तो वो एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है या फिर वो कहीं ना कहीं नौकरी पेशे जो लोग हैं उन पर ही वो व्यवस्था चलती है। हम देख रहे हैं भारत के अंदर भी किस तरीके से बेरोजगारी का जो विषय है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा चिंताजनक होता जा रहा है। और एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करते हैं तो नीतिगत तरीके से पिछले 30 साल के अंदर एग्रीकल्चर को सोच समझकर घाटे का सौदा बनाया जा सके वह स्थिति पैदा की गई है। अब सवाल ये उठता है कि घाटे का सौदा उसको बनाया क्यों जा रहा है। साथियों, बेसिकली क्या है कि इस बाजारवादी तंत्र के अंदर जीडीपी की ग्रोथ के नाम पर जो हम अपने विकास का पैमाना तय करते हैं उसमें यह कंसिडर किया जाता है कि जितने कम लोग एग्रीकल्चर में होंगे तो देश का विकास होगा। यानी कि लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकालना एक ग्रोथ रेट को बढ़ाने के साथ रिलेट किया जाता है। यानी जितने लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकलकर मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां करेंगे, मजदूरी करेंगे, तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ रही है तो देश का विकास हो रहा है। लेकिन भारत के साथ ये लागू कतई नहीं होता है, क्योंकि भारत की एक अपने व्यवस्था है। क्योंकि एग्रीकल्चर यहां पर ना सिर्फ जीवन यापन के लिए किया जाता है बल्कि एग्रीकल्चर का एक सामाजिक संबंध भी देश के अंदर दशकों पुराना रहा है, सदियों पुराना रहा है। लेकिन उस व्यवस्था को इस बाजारवादी तंत्र में
इनकॉर्पोरेट सही तरीके से पिछले 30 सालों में नहीं किया गया है। इसीलिए नीतिगत तरीके से एग्रीकल्चर को घाटे का सौदा बनाने का काम लगातार किया जा रहा है, और वह घाटे का सौदा बनाकर निकालना क्या चाहते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथियों, वो निकालना ये चाहते हैं कि जैसे जैसे लोगों का मन एग्रीकल्चर से हटने लगेगा, ऑटोमेटिकली लोग एग्रीकल्चर से बाहर आने लगेंगे, उनको घाटा महसूस होगा तो उससे वो टूटने लगेंगे। क्योंकि आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग ही एक ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उस फील्ड में ना जाए। व्यापारी भी अपने बच्चे को वहीं सेटल कर देता है, लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे। उसका कारण सिर्फ यही है कि जिस तरीके से घाटे का सौदा ये पूरी व्यवस्था होती जा रही है किसानी की, वो उससे अब हट रहा है, और वह चाहते हैं ये कॉर्पोरेट हाउसेस की वो हटे। क्योंकि जितने लोग एग्रीकल्चर से बाहर आएंगे उतने ही ज्यादा जो वेल्थ वाले लोग हैं, जो एलीट क्लास है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, वो इस एग्रीकल्चर की लैंड पर कब्जा करने की दिशा में बढ़ेंगे। वो इनको परचेज करेंगे, एक्विजिशन करेंगे इनका, और उसके बाद बड़े बड़े फार्मलैंड्स यहां पर क्रिएट किए जा सकें, उस दिशा में वो लोग बढ़ने लगेंगे। साथियों, जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लगाने की बात की जाती है, जिस तरीके से फ्री मार्केट की बात की जाती है, उसके पीछे का कारण मुख्यतः यही है कि इस एग्रीकल्चर लैंड पे बड़े बड़े फार्मलैंड कॉर्पोरेट हाउसेज बनाएं, और फिर फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री के तरीके से पैक्ड फूड को भारत की मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। साथियों, हम देखते हैं पिछले लंबे समय से लगातार गाय माता को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। हमने देखा लिम्पी वायरस में भी गौ माता का बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर तक इस पूरी बेल्ट के अंदर छुट्टा जो गायें हैं, जो गायें घूमती हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है किसान के लिए। उनकी फसल का भी नुकसान होता है, और कई बार जब अपनी फसल को बचाने के लिए कटीले तार किसान लगा देता है तो उसके ऊपर से जब गाय कूदती है तो गौ माता को भी नुकसान होता है। गौ माता भी चोटिल हो जाती है, और कई बार गौ माता की मृत्यु भी हो जाती है। साथियों, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों है कि गौ माता छुट्टा घूम रही है। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जब तक हम इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, सही तरीके से गाय के और भैंस के, कोई भी पशु, उसके दूध के परचेजिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक किसान इसको नहीं संभाल सकता है। क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गाय के चारे की व्यवस्था नहीं है, वो भी किसान को खरीदना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूध के सही तरीके से किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो एक समय ऐसा जरूर बन जाता है कि किसान उसको नहीं संभाल पाता है। इसीलिए ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा, और ये जो नीतिगत तरीके से कॉरपोरेट हितैषी जो मूवमेंट्स चलते हैं उनसे हमें हटना होगा। साथियों, बाजारवादी तंत्र ने पिछले लंबे समय से लगातार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गिने चुने लोगों के ही हितों को साधने का काम किया है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब स्थिति इतनी नाजुक हो चली है कि ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से एक गंभीर संकट में है। और ग्रामीण भारत के अंदर हमारा एक अनुभव रहा है, 11 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक नरोरा से कानपुर तक मां गंगा की पद यात्रा पर हम थे, जहां पर लगभग 300 गांवों में से हम गुजरे, और वहां पर हमें यह अनुभव आया है कि गांव के अंदर, ग्रामीण भारत के अंदर आर्थिक विषय को लेकर एक बहुत गंभीर हताशा है, और वह तंग है। उससे जब बात करते हैं तो वह ये कहता है कि हमें सुनेगा कौन। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है साथियों, और ये सारी व्यवस्था नीतिगत तरीके से जो चलाई जा रही हैं, जो कॉर्पोरेट हितैषी चीजें चलाई जा रही हैं, इसमें एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। क्योंकि आज जो स्थिति हम साउथ कोरिया के अंदर देख रहे हैं कि 75 लाख लोग किसी भी तरीके के शादी के संबंधों में नहीं आना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी हुई है कि वे खुद को मैनेज करने के लिए अपने माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं। तो ये सामाजिक जो व्यवस्था थी वो भारत में भी बिगड़ती हुई हमें नजर आती है। क्योंकि आज के समय में अगर हम किसानी को घाटे का सौदा बना देंगे और नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आज भी बहुत से राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर भी जहां पर बच्चों की शादियों को लेकर भी माँ बाप अब परेशान होने लगे हैं। तो जिस तरीके से ये तंत्र हावी हुआ है, इस तंत्र को ब्रेक करने की, इसको तोड़ने की जरूरत है, और इसको तोड़ने के लिए समाज सत्ता का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। इसलिए जो ये बाजारवादी तंत्र है इसको हमें सही तरीके से समझना होगा, और एक जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव वे जिसको बोलते हैं कि हमें एकजुटता के साथ एक साथ चीजों को देखना होगा, और नीतियों के अंदर
हमें वो क्षमता और वो ताकत लानी होगी समाज सत्ता को एकजुटता से आवाज उठाकर कि नीतियों के अंदर भारत की बात हो, ना कि इंडिया की बात हो। क्योंकि सही मायने में जो इंडिया है वो बसता भारत में है, और वो भारत ग्रामीण भारत है। और ग्रामीण भारत जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, ये देश कभी भी आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए ग्रामीण भारत की आर्थिक विषय को गंभीरता से में लेने की जरूरत है और इस बाजारवादी तंत्र से हटने की जरूरत है। अन्यथा स्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि इस देश के अंदर भूख का व्यापार भी होगा, और ये कॉरपोरेट हाउसेज, जलवायु परिवर्तन जिसके कारण दुनिया भर की आने वाले समय में समस्याएं बढ़ने वाली हैं, उसमें किसान पर भी एक बड़ी समस्या है, हेल्थ की भी एक बड़ी समस्या है, ये बढ़ने वाली, इनको भी एक अवसर के रूप में बदलने की दिशा में बढ़ने लगे हैं, और आज भी बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से ये जलवायु परिवर्तन को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन के कारण गलत समय पर बारिश होना, तेज हवाएं चलना, जिसके कारण फसल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उसकी भरपाई करने के लिए सरकारों की तरफ से किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितने मजदूर वर्ग है वह भी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो इसके लिए अब ये जिस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात की जा रही है, यानी नए नए बीज लाए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर भारत के जो मूल बीज व्यवस्था थी, जो किसान खुद बीज बनाता था, अपने घरों में स्टोर कर कर बीज रखता था, उसको भी तोड़ने के लिए ही ये कॉर्पोरेट हाउसेज अब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए समाज सत्ता को मजबूती के साथ इस कॉरपोरेट के विरुद्ध खड़ा होना होगा, अन्यथा आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या ये कॉरपोरेट हाउसेज खड़े कर चले जाएंगे, और संसाधनों पर भी और पूरे तरीके से वेल्थ के ऊपर भी इनका एकाधिकार होता चला जाएगा। और एक तरीके से ये ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, ऐसा लोकतंत्र बन जाएगा जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, ये कंपनियां ही देश के न सिर्फ बल्कि दुनिया को अब चलाने लगी हैं। और आगे जाकर अगर ये इसी रफ्तार से बाजारवादी तंत्र चलता रहा तो भविष्य में कंपनियां ही दुनिया को चलाएंगी, जहां पर मेहनतकश वर्ग का सीधे तौर पर शोषण होना निश्चित है। इसलिए साथियों, इस बदलाव को लाने के लिए हमें एकजुटता के साथ आना होगा और समाज सत्ता को मजबूती के साथ राज सत्ता से इस विषय पर संवाद करना होगा। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।